नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। साल 2008 यानी लगभग 17 साल पहले मालेगांव में जिस तरीके से धमाका हुआ था, उसके बाद 17 साल बाद एक बड़ा फैसला आया। एनआईए की विशेष अदालत ने विशेष फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यानी जो इन आरोपों को झेल रहे थे उनको लेकर यह फैसला सुना दिया गया कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। और इनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत कई ऐसे लोग शामिल बताए जा रहे थे जो एक संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन चूंकि सबूत नहीं मिले, जिन गवाहों ने गवाही दी थी वो अपनी गवाही से मुकर गए। उसके बाद एनआईए की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। और इसका मतलब यह है कि जितने भी आरोप इन सब पर लगाए गए थे वो पूरी तरीके से खारिज साबित हुए। अब 2008 के मामले में जब 2025 में यह फैसला आया तो फिर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को घेरा। देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद किया गया और एक स्पेशल वोट बैंक को खुश करने के लिए एक दूसरे समुदाय के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरीके से यह फैसला आया, फडणवीस ने कांग्रेस को घेरा। आइए सुनिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा। केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। देखिए, अभी तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, इसको देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। अपरेंटली जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह षड्यंत्र था। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि यह पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार का था। पुलिस ने उनके दबाव में काम किया, क्योंकि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म इस प्रकार का जो एक नैरेटिव कॉइन हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको जवाब देने के लिए या एक प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इसलिए पुलिस से ज्यादा इसके लिए उस समय की यूपीए की सरकार ये जिम्मेवार है। पुलिस से ज्यादा उस वक्त की यूपीए सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जिस तरीके से शब्दों को इजाद किया गया, इसी को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। आइए, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि पूरा मामला क्या था, मैं आपको विस्तार से समझाती हूं कि क्या था मालेगांव ब्लास्ट का ये पूरा मामला, जिसमें साध्वी प्रज्ञा समेत ये 7 आरोपी बनाए गए थे।
29 सितंबर 2008 को रमजान के पवित्र महीने में महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में अंजुमन चौक पर एक मस्जिद के पास रात लगभग 9:30 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ। विस्फोट एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल में हुआ था, जिसमें कम तीव्रता का बम था। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, 95 लोग इसमें घायल हुए थे। मृतकों में एक 15 साल का बच्चा भी शामिल था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी ATS ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मोटरसाइकिल का मालिकाना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जोड़ा गया, जो भोपाल की निवासी थी। ATS ने दावा किया कि बाइक उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। ATS ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, जो कि सेना के अधिकारी थे, उनको भी गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कश्मीर से RDX की व्यवस्था की। कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें प्रज्ञा पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर और राकेश धवड़े शामिल थे। ATS ने इसे देखिए हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की एक नई थ्योरी आई। दावा था कि अभिनव भारत नामक संगठन ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए साजिश रची और ATS ने गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम UAPA के साथ साथ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत मामला दर्ज किया। 2011 में मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को ट्रांसफर हुआ। NIA ने पाया कि ATS की जांच में कई खामियां थी, जैसे सबूतों का अभाव और गवाहों पर दबाव। साध्वी प्रज्ञा को 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली, क्योंकि बाइक के उनके स्वामित्व का कोई ठोस सबूत नहीं था। हालांकि पुरोहित को जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ा। NIA ने मकोका के तहत चार्जशीट को कमजोर पाया और इसे हटा दिया। UAPA के तहत भी कई आरोप कमजोर पाए गए। इस केस को लेकर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव राजनीतिक रूप से विवादास्पद रहा। BJP और अन्य हिंदू संगठनों ने इसे कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश बताया। वहीं कांग्रेस ने इसे हिंदू चरमपंथ का उदाहरण माना। 323 गवाहों में से कई ने कोर्ट में अपने बयानों को बदला। कुछ गवाहों ने दावा किया कि ATS ने उन पर दबाव डाला था। अब 31 जुलाई को जो फैसला आया, उसमें कोर्ट ने क्या कहा? अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। मोटरसाइकिल का प्रज्ञा से संबंध साबित नहीं हुआ। RDX या बम होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। केवल कम तीव्रता का विस्फोटक होने की उम्मीद की बात सामने आई। UAPA के तहत चार्ज नियमों के अभाव में लागू नहीं हुए। सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का आदेश दिया। कोर्ट ने स्वीकार किया कि विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि इसके पीछे कौन था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला था, इसको लेकर अब देखिए जिस तरीके से NIA की कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि उस वक्त पुलिस से ज्यादा दबाव UPA की सरकार ने बनाया था और ये जो एक नैरेटिव फैलाया गया हिंदुओं के खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए, वो सारी चीजें अब उनका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब एक सवाल सबके जहन में है, जिन लोगों को पकड़ा गया था और सबूतों के अभाव में जिन्हें बरी किया गया, अगर ये मुख्य आरोपी नहीं थे तो फिर आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे का कारण कौन था? ये ब्लास्ट किसने कराया? इसके पीछे किसकी साजिश थी? ये लोग आरोपी नहीं थे तो असली आरोपी कौन था? फिलहाल अब ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन इन सब के बीच मालेगांव ब्लास्ट में आया फैसला तो फडणवीस ने किस तरीके से कांग्रेस को घेरा, ये आपने समझ ही लिया, ये आपने देख ही लिया। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।